नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा के सत्र की। तो आज अंतिम दिन है और आज प्रश्नकाल नहीं होगा। विपक्ष की मांग पर सत्र की अवधि को आज एक दिन के लिए बढ़ाया गया, क्योंकि इससे पहले 3 दिन का सत्र था और फिलहाल अभी एक दिन और बढ़ा है। तो बुधवार को सदन में तीसरे दिन यानी कि कल 6 विधेयक पारित हुए हैं और 6 विधेयक में वो विधेयक भी शामिल हैं जो राजभवन से लौटाए गए थे। मेडिकल यूनिवर्सिटी अम्ब्रेला एक्ट के बिल में जुड़ा संशोधन विधेयक सदन में पास हुआ। तो राजभवन ने अम्ब्रेला एक्ट से जुड़े बिल पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद एक बार फिर इसे सदन में पेश किया गया और यहां से ये पारित हो गया। तो अब आज चौथा और अंतिम दिन है। तो 3 दिन का सत्र था, लेकिन विपक्ष जो सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठा रहा था, तो उसके बाद एक दिन का और सत्र का जो समय है वो बढ़ाया गया है, सत्र की अवधि बढ़ाई गई है। तो आज चौथा और अंतिम दिन है सत्र का। तो कल राजभवन से 2 विधेयक आपत्ति के साथ संदेश के साथ विधानसभा को आए थे। आज उन दोनों का हेमवती नंदन चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय और हमारा अम्ब्रेला एक्ट, दोनों को आज विधानसभा से पारित करके और पुणे हमने राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। और सुनील लव प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। तो सुनील, ये वो दिन है जो विपक्ष की मांग के बाद मिला है आज का दिन, तो क्या कुछ विशेष आज रहेगा? देखिए प्रीति, लगातार विपक्ष सदन के पहले ही दिन से, सत्र के पहले दिन से ये मांग कर रहा था कि बेहद कम अवधि का सत्र बुलाया गया है, लिहाजा इसकी अवधि बढ़ाई जाए, इसकी सीमा बढ़ाई जाए। तो विपक्ष की मांग को देखते हुए कल कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में ये फाइनल कर लिया गया था कि एक और दिन सेशन चलेगा, यानी कि आज। लेकिन इसे असरकारी दिवस के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि आज जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके अलावा जो शेष पक्ष या विपक्ष के जो भी सदस्य हैं विधानसभा के, वो अपने संकल्प या सूचनाएं आज सदन के पटल पर रख सकेंगे। यानी कि विपक्ष के पास एक और मौका मिल गया है कि वो सरकार को घेरे जनता के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों को उठाने का उसके पास एक दिन का और समय मिल गया है। इसमें बहुत सारे सदस्य हैं जो अपने अपने संकल्प लाने वाले हैं। खासकर टिहरी से विधायक हैं धन सिंह नेगी, वो भी एक अपना संकल्प लाएंगे, जिसमें उनका कहना है कि टिहरी बांध के कारण जो टिहरी का भूगोल है वो पूरी तरह से बदल गया है, लिहाजा इसका एक बार फिर से पुनर्गठन होना चाहिए। तो उनका कहना है कि वहाँ पर रजा खेत या मदन नेगी के नाम से एक अलग से ब्लॉक विकासखंड वहाँ पर गठित किया जाए। तो ये एक उदाहरण है। इस तरह की तमाम समस्याएं आज सदन में आ सकती हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो अभी तक 3 दिन के सेशन में नहीं आ पाए। आज समय होगा पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के पास कि वो अपने क्षेत्र की समस्याएं आज सदन में उठा सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका जानकारी के लिए। तो 3 दिन का सत्र जिसको 4 दिन किया गया है और आज जो मुद्दे हैं वो विपक्ष सदन में रखेगा। शुक्रिया आपका। तो कल के दिन की हम बात करें तो विपक्ष ने चिटफंड से जुड़े एक मामले में सरकार को कल सदन में घेरने की कोशिश की और ये पूरा मामला उत्तराखंड सरकार में औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार से जुड़ा था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार से जुड़ी कंपनी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनी लिमिटेड पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले हैं। कांग्रेस का कहना था कि इसी साल जून में रिजर्व बैंक ने भी उत्तराखंड सरकार को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। तो तुरंत चर्चा कराने की मांग विपक्ष करने लगा और काम रोको प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा में नियम 58 के तहत इस पर चर्चा भी हुई। तो विपक्ष सरकार से इस मामले में जवाब मांग रहा था। 2019 में मैंने बताया 234 ऐसी जो इससे संबंधित थी चिटफंड की, वो 2000 में उन्होंने कहा कि ये जो साइट पे पड़े हुए एड्रेस है, जो इनके कुछ बिंदु हैं, इन पे करिए। तो 98 सही पाई गई, उसमें सोशल फाइनेंस भी एक थी जो सही पाई गई, वो 2019 में हो गया। अब वो कह रहे 2020 में ऐसे कोई पत्र आया है। तो हमने रिजर्व बैंक से पूछा, उन्होंने कहा हमने कोई पत्र भेजा ही नहीं। उत्तराखंड में विकास योजनाओं के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। इसके बाद अब उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से प्लांटेशन के लिए जमीन खोज रही है। विधानसभा में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट के एक सवाल पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में उधम सिंह नगर और हरिद्वार में सरकार के पास भूमि बैंक था। उधम सिंह नगर की पूरी जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। हरिद्वार में भी सीमित मात्रा में जमीन बची हुई है। देखिए, क्योंकि जो प्रदेश के विकास की योजनाएं बन रही हैं उसमें प्रदेश में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण विकास की योजनाओं को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम दूसरे प्रदेशों में
जहाँ भी भूमि उपलब्ध हो सके वहाँ इस विकास की योजनाओं के लिए वन भूमि उपलब्ध कराएंगे। और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से खाली हुई सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जीना के बड़े भाई महेश जीना अपने भाई की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं और बुधवार को देहरादून में पार्टी अध्यक्ष बंशीधर भगत से इस मामले में मुलाकात भी की। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने कहा था कि सल्ट विधानसभा का उपचुनाव स्वर्गीय जीना जी को समर्पित कर देना चाहिए, यानी कि उनका कहना था कि वहां कांग्रेस अपना कोई प्रत्याशी खड़ा ना करे। हालांकि पार्टी ने जब इस पर विरोध जताया, कांग्रेस ने जब विरोध जताया, तब हरीश रावत ने कहा कि वो भावुकता में कुछ ज्यादा ही बह गए थे। मौका मिलता है और पार्टी हमें आदेश करती है कि आप उपचुनाव में भाग लें, तो हम लोग जी जान लगा के अपने भाई के छूटे हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हरीश रावत जी ने उसके बाद उसमें सफाई दी है कि मैंने भावनाओं में आके इस बात को कहा था। कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से इस चुनाव को लड़ेगी। जो लोकतंत्र में हमारा धर्म है कांग्रेस का, उसका हम पालन करेंगे। जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से, पूरे बल के साथ वहां अपना चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र का ये त्यौहार है। और चलिए कोरोना अपडेट आपको देते हैं। तो कल एक बार फिर से राज्य में बड़ी तेजी से मामले बढ़े। 564 नए मामले सामने आए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई और इस तरह से एक्टिव केसेस जो हैं वो 5,500 के पार हैं। और देहरादून के आंकड़ों ने भी एक बार फिर से परेशान किया। 230 मामले एक ही दिन में राजधानी में सामने आए। वहीं नैनीताल की बात करें, जहां अब लोग क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो नैनीताल में भी 113 नए मामले कल के दिन में सामने आए हैं। तो मामले खासतौर पर राजधानी देहरादून और इसके अलावा नैनीताल में बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्रिसमस और नए साल पर देहरादून के होटल, रेस्टोरेंट और बार में पार्टी बैन के फैसले को लेकर होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग प्रशासन के फैसले को सही मान रहे हैं। उनका कहना है कि खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए ये स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए। तो जो भी पार्टियां थी उनको रद्द किया गया है। कैंसिल हैं, पर इस माहौल को देखते हुए मेरे ख्याल से ये डिसीजन ठीक है, क्योंकि आई थिंक हमारे काफ़ी लोग कैजुअल हो गए हैं और कैजुअल में जब भी पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं, उन पार्टीज़ में लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। और स्पेशली जो हम देख रहे हैं माहौल अभी है, इस माहौल के अंदर ज़रूरी है कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं। और वहीं टिहरी में भी पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और एसएसपी तृप्ति भट्ट ने बताया कि 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उनसे निपटने के लिए पूरी तरह प्रशासन ने अपनी योजना बना ली है। जो है काफ़ी क्विकली डेवलपिंग टूरिस्ट एरिया है, काफ़ी तेज़ी से उसका विकास हो रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे पर्यटक प्रत्येक वर्ष आते हैं। इसमें हमारे द्वारा जो पुलिस की मौजूदगी है उस पर एक्स्ट्रा एम्फेसाइज किया गया है। एक्स्ट्रा तैनाती सिपाहियों की वहाँ पे की गई है 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक। तो अब क्योंकि पर्यटक बहुत तेजी से बढ़ेंगे और नैनीताल शहर जहां कल के दिन में 113 नए मामले सामने आए हैं, तो फिलहाल हालात को देखते हुए नैनीताल में बेरोक टोक एंट्री अब बंद हो रही है। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर जिला प्रशासन ने ऐसे पॉइंट्स तैयार किए हैं जहां अस्थायी कैंप बनाए जाएंगे और इन कैंप में कोरोना जांच बूथ बनाए जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता दें, नारायण नगर, पाइंस, रूसी बाईपास में इन बूथों में जो भी पर्यटक नैनीताल आता है, पहले उनका कोविड टेस्ट होगा। यानी कि अगर कोई आप लोग भी कोई बाहर से नैनीताल जाना चाह रहे हैं तो ये जान लीजिए कि बगैर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के आपको शहर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। के लिए बूथ लगाएंगे, पुलिस के हेल्प डेस्क लगाएंगे, आरटीओ की तरफ से टैक्सी बूथ लगाएंगे, प्लस हम यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी लगाएंगे। तो ये व्यवस्था 24 तारीख से शुरू होगी और 2 जनवरी तक रहेगी। इस तरह पर्यटकों का हम यहाँ पे पहले से टेस्टिंग जो भी आया है, जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हम ऑलरेडी टेस्टिंग बूथ लगाएंगे। किसी को खाने पीने की दिक्कत ना, इसलिए हम यहाँ फूड स्टॉल भी लगा रहे हैं। पुलिस का हम यहाँ बूथ लगाएंगे ताकि उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मिल जाए। और वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी नैनीताल से हमारे साथ जुड़े हैं। तो वीरेंद्र, देहरादून के बाद नैनीताल ही वो शहर है जहां मामले बहुत तेजी से आ रहे हैं और अब सीजन ऐसा कि पर्यटक यहां पर आएंगे, तो अलर्ट है प्रशासन? बिल्कुल प्रीति, अगर देखा जाए तो जिस तरह से हाईकोर्ट भी लगातार निगरानी कर रहा है सारी चीजों को कोविड को लेके, लेकिन अब 24 से 2 तारीख तक नैनीताल में बेरोक टोक एंट्री नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरह से पूरा फेस्टिवल सीजन है, चाहे वो क्रिसमस है या चाहे 31 है, तो प्रशासन ने शहर से बाहर जो एंट्री पॉइंट है, चाहे नारायण नगर, बारापत्थर और रूसी बाई
जी, चलिए शुक्रिया वीरेंद्र आपका। तो अभी कुछ नए नियम बन गए हैं जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है अगर आप नैनीताल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहरहाल इन सबके बीच तैयारी नैनीताल में हो रही है और इस दौरान ये खास ख्याल रखा जाएगा कि एक निश्चित दूरी हो, मास्क सबके चेहरे पर हो। और तलीताल के सेंट फ्रांसिस चर्च में प्रभु यीशु के जन्म को लेकर आप तैयारियां देखिए जरा कि चर्च को यहाँ पर सजाया जा रहा है। तो ठीक है, जो लोकल लोग वहाँ पर हैं वो क्रिसमस मनाएंगे धूमधाम से और जो बाहरी पर्यटक आ रहे हैं अगर वो नेगेटिव निकलते हैं तभी उनको शहर के अंदर आने दिया जाएगा। 5 बजे तक भीड़ बढ़ जाती है तो चर्च के अंदर निषेध नहीं किया जाएगा कि चर्च का कंपाउंड तो खुला रहेगा सभी के लिए और वहाँ भी हमको देखा जाएगा कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और अन्य जो कोविड के जो भी नियम है उसका पालन करने के लिए कुछ। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर है बीजेपी विधायक महेश नेगी से जुड़ी हुई और अब महेश नेगी को अपना डीएनए टेस्ट कराना ही होगा, ये आदेश दिया है देहरादून सीजेएम कोर्ट ने। तो एक महिला ने महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा है कि उस महिला की जो बेटी है उसके पिता महेश नेगी ही हैं। तो गुरुवार को नेगी को अपना डीएनए टेस्ट देना है, आज देना है और इस टेस्ट के बाद जो भी मामला है वो स्पष्ट हो जाएगा। गुरु राम राय नर्सिंग कॉलेज को हाईकोर्ट से झटका लगा है। नर्सिंग कोर्स में 30 छात्रों को फर्जी तरीके से एडमिशन देने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल 2017-18 के बैच में कॉलेज को गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सिर्फ 100 सीट के लिए मान्यता दी थी, लेकिन एडमिशन कराने की होड़ में, कमाई की होड़ में नर्सिंग कॉलेज ने 30 अतिरिक्त छात्रों को एडमिशन दे दिया। अब जबकि परीक्षा कराने का वक्त आया तो मामले की पोल खुली, घबराए छात्र हाईकोर्ट पहुंचे तो वहां से अभी जुर्माना कॉलेज पर लगाया गया है। हमने वो रखा है कि इन्होंने कभी हमारे यहाँ प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया एफिलिएशन के लिए और जो भी एडमिशन दिए गए थे वो इलीगल थे। तो कोर्ट ने इंस्टीट्यूट के ऊपर 5 लाख रुपए कॉस्ट लगाई है और विच विल बी पेड टू द गढ़वाल यूनिवर्सिटी। हरिद्वार में राजाजी पार्क के कुनाव गांव में चिदानंद मुनि और पीडी शर्मा द्वारा 135 बीघा जमीन कब्जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद पुरानी डिवीजन फॉरेस्ट कमेटी को ही भंग कर दिया और निर्देश दिए कि नई फॉरेस्ट डिवीजन कमेटी का गठन करें। कोर्ट ने 29 तारीख को कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। इस गाँव में कितने लोग वैध तरीके से रह रहे हैं, कितने लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, वो सब कुछ रिपोर्ट में बताना होगा। और खबर चंपावत से है, जहां टनकपुर टू चंपावत ऑल वेदर सड़क के स्वाला धौन के बीच पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, अगर किसी भी एक इस बड़े पत्थर की चपेट में कोई वाहन आ गया, कोई व्यक्ति आ गया तो क्या हाल होगा। बड़ा ही खतरनाक रास्ता बना हुआ है, इससे कभी भी कोई बड़े हादसे का डर लोगों में है। तो फिलहाल कई घंटे तक जाम यहाँ पर लग रहा है, तो लोग इंतजार करते हैं कि ऊपर से मलबा आना रुके तब जाकर वो रास्ते को पार करें। लेकिन पहाड़ी से कब मलबा गिरना शुरू हो इसकी कोई भी आशंका यहाँ पर व्यक्त की जा सकती है, तो ऐसे में लोग यहाँ डरे हुए। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को आखिरकार देवप्रयाग के नजदीक तोता घाटी में 4 महीने बाद बड़े वाहनों के लिए खोला गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर संकरे हाईवे हैं, जिसकी वजह से फिलहाल जो माल वाहन है उनकी आवाजाही पर अभी रोक है, यानी कि जो सामान ढोने वाली बड़ी बड़ी गाड़ी है फिलहाल उनको अब भी अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन जैसे बसेज है बड़ी बड़ी या कोई ऐसे बड़े वाहन है वो अब जा रहे हैं, जिससे लोगों ने भी राहत की सांस ली है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद। देहरादून पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे 10-10 हजार के इनामी दंपति को नोएडा से गिरफ्तार किया है। फरार दंपति पर 2006 में देहरादून के डारनवाला में किटी के नाम पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। इसके बाद से दोनों फरार थे। तो किटी कमेटी के लगभग 60 से 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी का इन दोनों पर आरोप है। डालनवाला में 2006 में दर्ज एक धोखाधड़ी के केस में ये दोनों लोग वांछित थे और 2008 से ये फरार अपराधी के तौर पे रह रहे थे देश के विभिन्न स्थानों में और इन पर वर्तमान में 10-10 हज़ार रुपये का इनाम था। ये दोनों बस्ती दंपति हैं। ये हमारी जो टीम है इन्होंने काफ़ी समय तक इनको ट्रैक किया और अंततः इनको नोएडा, वैसे पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते थे, कभी सूरत, कभी बॉम्बे, कभी महाराष्ट्र के जो सबर्ब्स एरिया है उसमें रहते थे, तो अंततः इनको जो है नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।
जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिलजवाण को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने इनके खिलाफ चल रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच को वापस ले लिया है। सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि इनके खिलाफ चल रही जांच के आदेश को वापस ले लिया है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जांच पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब पेश करने को कहा था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न भाग में 2 बाघ और 3 बाघिन शिफ्ट किए जाने हैं, जिसके लिए पहली बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया है तो रेडियो कॉलर भी से किया गया है। अब बाघिन को राजाजी पार्क में शिफ्ट करने की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। इस बाघिन को कॉर्बेट के बिजरानी जोन से पकड़ा गया है। आमतौर पर गुलदार के हमले सर्दियां आने के साथ ही कम हो जाते हैं, क्योंकि गुलदार कम ही जंगलों से बाहर निकलते हैं। लेकिन इस बार पिथौरागढ़ में इस मौसम में भी आदमखोर गुलदार का आतंक जारी है। पिथौरागढ़ जिले का शायद ही कोई इलाका हो जहां आदमखोर गुलदार का खौफ न हो। मुख्यालय से सटे इलाकों के साथ ही बेरीनाग, देवलथल, सुवालेक और गोरंग देश में गुलदार ने अपनी दहशत पूरी तरह कायम की है। इन इलाकों में बरसात के बाद 7 लोगों की जिंदगी गुलदार के हमले में जा चुकी है। यही नहीं, दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी माना है कि गुलदारों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। तो जनरली सितंबर अक्टूबर की में घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं और ज्यादा आतंक रहता है। ऐसा नहीं है कि ये दिसंबर या जनवरी में घटनाएं घटित ही न हो, ऐसा संभव भी नहीं है। सर्दियों के सीजन में गुलदार के हमले नहीं के बराबर होते थे, लेकिन पिथौरागढ़ में बीते हफ्ते 2 महिलाएं गुलदार का निवाला बनी हैं, जबकि वन विभाग ने अब तक 3 आदमखोरों को मौत के घाट भी उतार दिया है। माना जा रहा है कि गुलदार के लिए जंगली जानवरों के मुकाबले इंसान सबसे सॉफ्ट टारगेट हो गया है। आकस्मिक तौर पर जब एकदम लेपर्ड और मनुष्य एकदम आमने सामने आ जाता है, तो ऐसी में वो एक कमजोर व्यक्ति को लेपर्ड के द्वारा उस पर आक्रमण कर लिया जाता है। लगातार बढ़ती गुलदारों की संख्या और इंसान तक उसकी आसान पहुंच कई दिक्कतों की वजह बन गई है। खासकर पहाड़ी इलाकों में गुलदार से लोग खौफजदा तो हैं ही, साथ ही उनकी दिनचर्या भी इस खौफ की भेंट चढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबर देहरादून से, जहां विद्या एजुकेशन ऐप के जरिए अब उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों की पढ़ाई करवा रहा है। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन हो वो ऐप डाउनलोड कर घर बैठे भी अपना पाठ्यक्रम, अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम देने जा रहे छात्रों को ये ऐप काफी ज्यादा मदद देगी। माध्यम से अपने उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और एक कक्षा 1 से लेके 12 तक के जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, हर किसी का लर्निंग मटेरियल उसमें तैयार है, स्टडी मटेरियल उसमें तैयार है। जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं वो फ्री में IIT JEE और इसकी मतलब तैयारी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है ये। कूड़ा डालने के लिए उत्तरकाशी नगर पालिका के पास एक सही स्थान तक नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से पालिका रामलीला मैदान में ही कूड़ा डंप कर रही, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पालिका अध्यक्ष को इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। आप सोचिए जरा, जब शहर के बीचों बीच कूड़ा डंप होगा तो वहां के इलाके का क्या हाल होगा। लोग परेशान हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष फिलहाल अनजान है। तो इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी है।